कहानी दासंगों में एक बार फिर से आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और कहानी है मास्टर जी। कहानी कल से आगे बढ़ाता हूं। श्यामकला को तो स्वामी की ओर से सदा ही निश्चिंत प्रेम मिलता रहा है। वो नाराज हुई है तब भी उसे लाड़ से मना लिया गया है और हंसी है तब भी उसके साथ हंस लिया गया है। उसकी तबीयत की सदा ही रक्षा की गई है, सदा ही सब बातों में उसे बहला रखा गया है। क्या वो इस स्नेह के मूल्य को नहीं जानती? लेकिन मामाई में अपने प्रेम को किस प्रकार कम गाढ़ा करें कि उसमें उद्वेग दिखाई दे। वो प्रेम धारा उसमें क्या कभी रुकती भी है जो गतिशील दिखे? क्या वो कहीं उथली है जो कभी उत्कट भी हो? क्या उसमें द्वंद है कि वहाँ विक्षिप्त फेनल लहरें उठे? तरंगहीन कूलबद्ध एक रस होकर ही तो प्रेम इस महामाई में श्यामकला के प्रति बह सकता है, क्योंकि वो उसमें गहरा होता गया है। ये क्या बात है कि वो मुझ पर कभी नाराज भी नहीं हो सकते हैं? श्यामकला सोचती है। क्यों वो नहीं मानते कि मैं पूर्ण स्त्री हूँ? क्यों वो मुझे बहलाते ही हैं, धमकाते नहीं हैं जैसे कि मैं बच्ची ही हूँ? मैं नहीं चाहती कि अच्छा पहनना, अच्छा रहना, फिर वो क्यों नए नए कपड़े ला कर दिए जाते हैं? और जब मैं उन्हें पहनती हूँ तब क्यों उनकी निगाह से वे ही कपड़े नीचे रह जाते हैं? क्यों मेरे साथ वो अपने पढ़ने लिखने की और तरह की बातें नहीं कर पाते हैं? क्यों ऊपर के मन की और हल्की ही बातें मुझसे की जाती हैं? क्यों मेरा उनके ऊपर कुछ ऐसा वश नहीं है कि मैं उन्हें फेर सकूं? और उनके यहाँ जो रहता है पाड़ी नौकर, उसका हियाव होने लगा है कि वो श्यामकला का जरा रोब ना माने। उसकी सुनी वो अनसुनी कर देता है। जब श्यामकला झल्लाती है तो वो हंसना चाहता है। जब गुस्से में श्यामकला कांपने लगती है तो वो आदमी उसके सामने मुंह गिराकर अपने रास्ते चला जाता है। श्यामकला उसकी खूब खबर लेगी। एक तो कमबख्त गुस्ताख हो गया है, उधर बालों में तेल डालकर कुल्ले भी काटने लगा है। उसको कपड़े क्या बना दिए हैं कि जेंटलमैन बना डोलता है। उस पहाड़ी नौकर की सूरत देखकर उसे चिढ़ आती है। वो जोर से चिल्लाई, महादेव, ओ महादेव। महादेव उस 19-20 बरस के पहाड़ी छोकरे का नाम है। सुनता है कि बहरा हो गया है। सामने आकर मुस्कुराते हुए महादेव ने कहा, बहू जी क्या हुक्म है? हम तो आपके हुक्म का ताबेदार हैं। नालायक पाजी, दूर हो मेरी आंखों से। महादेव ने हंसकर कहा, बहू जी खफा काहे होती हैं? हम हुजूर का गुलाम है। बदमाश, बालों में इतना तेल काहे डाला? महादेव ने भी धोती का पल्ला उठाकर अपना सिर पोंछ लेते हुए कहा, लो बहू जी रिस मत हो, आपको सूर नहीं होगा। और कहकर वो फिर हंसा। बहू जी ने कहा, पाजी हमसे हंसी करता है? महादेव ने कहा, बिल्कुल नहीं बहू जी, हमारा धोती धोकर सुखा दिया। बहू जी ने बेहद उत्सुक होकर कहा, कहाँ सुखाया? आसमान पर सुखाया। ये कहकर नल के नीचे पत्थर पर धोती को महादेव जाकर खींचने लगा। श्यामकला ने गरज कर कहा, बदमाश, और तेज फुफकारते हुए अपने कमरे में चली गई। महादेव धोती धोकर सुखा देता और कोठरी में जाकर कहता, बहू जी सुखा दिया। श्यामकला गुस्से में कांप कर रह जाती। महादेव बहू जी के पैर पकड़ कर कहता, बहू जी खफा मत हो। बहू जी पैर झटक कर कहती, निकल जा तू मेरे यहाँ से। इस भांति बहू जी और नौकर दोनों परस्पर निकट आते जाते थे। श्यामकला इस उद्दत और जवाब देने वाले नौकर से छींक कर भी भीतर ही भीतर गर्व का अनुभव करती। इस नौकर के साथ वो मालिक है। इस नौकर को लेकर उसके अहंकार को तृप्ति मिलती है। वो तुष्ट होती है, आनंद मिलता है, उसे कुछ अपनी सार्थकता अनुभव होती है। उसे लगता है कि इस नौकर के सामने होकर वो अपने अधिकार में भी कुछ है। वो कृपाकांक्षणी नहीं है, अनुग्रह दात्री है। और जब मास्टर माइंड घर पर आकर अपनी किताबें यथास्थान रखकर पत्नी के सामने पहुंचकर कहते हैं, काम कला सी जो श्याम कला, पुनी काम कला किंगो श्याम कला, तब पत्नी चुपचाप अपने काम में ही रहती है। पति का प्रेम संबोधन उसको बिना छुए ही इसके ऊपर से निकलता चला जाता है। पति कहते हैं, मैं एक चीज तुम्हारे लिए लाया हूँ, चलो देखती हूँ। श्यामकला पूछ लेती है, क्या है? वो ऐसे पूछती है, माँ नित्य की तरह पूछती हो, क्या हाल है? ये नहीं कि मास्टर जी इस फीकेपन को नहीं समझ से आ रहे, लेकिन वो और भी आग्रह पूर्वक कहते हैं, चलो देखो क्या है। श्यामकला चुपचाप उठकर साथ चली जाती है और देखती है कि पति उसके लिए साड़ी का एक ब्राउच लाए हैं। नाम पूछते हैं, कैसा है? पसंद आया? श्यामकला कहती है, अच्छा है। मास्टर जी कहते हैं, वो जो धानी साड़ी है उस पर लगाना, खूब खिलेगा। और लो। एक दोनों मावे की गुजिया लेता आया था, सो दे दी। श्यामकला को इस तरह की बात बहुत बुरी मालूम होती है। उसने कहा, क्या तुमको यही लगता है कि मैं भूखी रहती होंगी? नहीं प्रिय, अब के मैं देश से कुछ संदेश और रसगुल्ला मामा भेजूंगा। ये पहाड़ी लड़का अच्छा खाना नहीं बनाता। मेरी कोई बात नहीं, मुझे सब चलता है। तुमको जिस बात की जरूरत हो मुझसे कह देना। खाना तुमको ठीक लगता है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। महामहिम को ये सुनकर कुछ खुशी नहीं होती। वो चाहता है कि उससे जरूरतें खुलकर कही जाती रहें और वो उन्हें जैसा शक्ति पूरी करता रहे।
मानव जाति को प्रमाणित करना और देखना चाहता है कि श्याम कला के प्रति उसका प्रेम पूर्ण है। वास्तव में श्याम कला उसके जीवन के साथ मिलकर ऐसी स्वतः सिद्ध अंश हो गई है कि उसके अभाव पर कल्पना भी नहीं जाती। इससे उसके प्रति अपनी आकांक्षा का उन्हें अनुभव नहीं होता। जीवन में श्याम कला उनके लिए आकांक्षा है, प्रार्थनीय है, ये समझ देखने का उन पर अवसर नहीं आया। श्याम कला सदा से ही न्याय के निकट सुख प्राप्त है, इससे उनके जीवन में वो है ये भी बोध लगभग उन्हें नहीं होता। एक रोज जब एकाएक कमर में दर्द हुआ आता है तब उस कमर के अस्तित्व का हमें ठीक ठीक बोध होता है। साधारणतः हम जीते ही चलते हैं बिना चिंता रखे कि कमर भी हमारी है। अंत में एक दिन दर्द उठकर उस हमारी कमर के हमारे निकट ही प्रमाणित कर देता है। मास्टर मामहीम स्कूल से आकर कोशिश करके पत्नी श्याम कला के साथ कुछ देर बैठ लेते हैं और फिर अपने दिन के क्रम को यथापूर्वक चलाने लगते हैं। उनका अधिक काल स्कूली किताबों और स्कूली लड़कों में जाता है। जब घर में नौकर है और पत्नी व्यस्का है तब घर का कुछ भी अता पता रखने की ओर से वो निश्चिंत है। जो होता है हो वो वक्त पर स्कूल चले जाएंगे, रात होते होते फिर किताबें लेकर बैठ जाएंगे और सवेरे जो वक्त मिलेगा उसमें भी किताबें सामने लिए रहेंगी। और ये स्कूल के लड़के भी वक्त और हर वक्त बस्ता लिए मास्टर के पास आ पहुंचते हैं। जो वक्त मिलता भी है उससे वो खा जाते हैं। जिस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति को अपने शरीर के अंगोपांगों की साधारणतः खबर नहीं रहती, वैसे ही स्वस्थ प्रेम महामाया को अपने गृहस्थ जीवन के किसी विशेष भाग के चिंतापूर्वक अधिक आत्मदान करने की आवश्यकता की खबर नहीं थी। इस प्रकार अतरौली कस्बे के मिडिल स्कूल में मास्टरी करते 10 वर्ष होने को आए तब सहसा एक दिन पढ़ाकर लौटने पर उन्होंने पाया कि घर सूना है, श्याम कला नहीं है, वो पहाड़ी नौकर भी नहीं है। उन दिनों बालकों की छमाई की परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे। बहुत से लड़के मास्टर जी से पढ़ने आया करते थे। उस दिन मास्टर जी ने खाना नहीं खाया था। याद नहीं आई थी कि खाना भी खाना है। अभी तक ये भी शुद्ध होने नहीं हुई कि खाना बनाएंगे तब बनेगा। वो अपनी कोठरी में बैठे थे, वहां बैठे ही रहे। वक्त बीतता गया और दिन ढलने के बाद शाम आती गई, पर वो बैठे ही रहे। इतने बाहर से बालकों की आवाज उनके कानों में पड़ी, मास्टर जी, मास्टर जी। मास्टर जी नानायास का आओ भाई। और वो लालटेन जलाने के लिए उठे। बालक शोर मचाते हुए अंदर धमके बोले, वाह मास्टर जी, ये तो बड़ा अंधेरा कर रखा है, लाइए बताइए कहाँ है लालटेन जलाएं। मास्टर जी ने कहा, लालटेन देखो चौका में होगा। 2 बालक उधर गए। मास्टर जी कहाँ है मास्टर जी? मास्टर जी बोले, आमरा नौकर के साथ अपने अम्मा के गया है। वाह मास्टर जी, आपने हमको पहले से कुछ नहीं बताया, हम पहले आकर आपका सब काम कर देते। मास्टर जी ने कहा, हम सोचता था हम काल बोलेगा हमारा बहू बहुत खराब है, हमारा पीछे चला गया। बालकों ने आपस में सलाह की कि मास्टर जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो लोग तैयार हुए ही कि पानी ना हो तो भरकर रख दें और जरूरत हो तो कर डालें। जब कहीं से भी दिया सलाई लेकर और लालटेन ढूंढ कर उसे बालक जगाकर ले आए तब मास्टर जी बोले, आओ आओ तुम लोग सबक पढ़ो। मास्टर ने, जी मास्टर जी कब आएंगी? मास्टर जी ने कहा, कहने नहीं सकता, तुम लोग परीक्षा में पास होना मांगता है तो खूब मेहनत करना मांगता है। तुम लोगों का इम्तिहान का कितना दिन बाकी है? 2 हफ्ता से बेशी नहीं है। तुम लोग सब अच्छा नंबर से पास होना मांगता है। हमारा बहू चला गया है, आम अब तुम सबको बेशो वक्त दे सकता है। एक लड़के का, मास्टर जी कल मैं अपने घर से सवेरे शाम दोनों वक्त खाना लाऊंगा। नहीं नहीं, हम खुद खाना बनाता मांगता है। नहीं नहीं मास्टर जी। और वो अपनी अपनी ओर से उन्हें निमंत्रण देने लगे। आमरा बहू वापस लौटेगा तो बहुत गुस्सा होगा, बोलेगा, तुम ये क्या किया? अब तुम लोग सबक पढ़ो सबक। पढ़ाई होने लगी। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे लालटेन की रोशनी कम पड़ने लगी। मास्टर ने भी देखा और लड़कों ने भी देखा कि तेल कम है। एक लड़के ने कहा, लाओ मैं तेल डलवा लाऊं। एक दूसरे लड़के ने पूछा, मास्टर जी घर में तेल है? मास्टर जी ने चिंतित मुद्रा से कहा, तेल? और सहसा आगे वो कुछ न कह सके। पहले लड़के ने चुपचाप लालटेन ली और तेल डलवाने के लिए बाजार चल पड़ा। कोठरी में अंधेरा हो गया। लड़के हंसने और धोना करने लगे। मास्टर उस अंधेरे में खोया बैठा रहा। उसने अब देखा क्या कि अंधेरे में उसके लिए बाहर है और भीतर है। बाहर ने कहा, मास्टर जी, मास्टरनी जी को जल्दी बुलाइए। मास्टर ने सुन ली और पी गया। एक और ने कहा, मास्टर जी, मास्टरनी जी को दिवाली पर जरूर बुलवा लीजिए, आज अंधेरा है, उस रोज हम खूब रोशनी करेंगे। मास्टर ने सुन लिया और चुप रहा। उस लड़के ने कहा, मास्टर जी सुनते नहीं, दिवाली पर उन्हें जरूर बुलवा लीजिएगा। मास्टर ने धीमे से कहा, अच्छा। एक बालक ने कहा, मास्टर जी अंधेरा तो बड़ा खराब लगता है, डर लगता है, आपको डर नहीं लगता? ओ तुम लोग सबक की बात नहीं करता है क्या, इधर उधर की बात करता है। इतनी देर में लालटेन आ गई। पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन मास्टर जी का इस घर में बैठकर दवासा ही आता है। उसने कहा, देखो लड़कों, तुम
यहाँ से रात को अपना घर दूर दूर जाएगा, ये ठीक नहीं है। हम कल से तुम्हारा ही किसी का घर पढ़ाने आएगा। बोलो किसका घर ठीक बोलता है। अंत में एक बालक का घर निश्चित हुआ और मास्टर ने कहा, अच्छा अब तुम लोग जाने सकता है, हम कल से खुद पढ़ाने आएगा। बालक छुट्टी पाकर प्रसन्न ना हुए और उन्होंने फिर आग्रह करना शुरू किया कि मास्टर ने जी को जल्द बुला लें, दिवाली पर तो जरूर बुला ही दे। मास्टर जी ने कहा अच्छा अच्छा, और हंसते खेलते बालक विदा हुए। इसके बाद मास्टर ने उठकर अपना तमाम घर देखा, ये देखने के लिए नहीं कि पत्नी के साथ क्या क्या और क्या क्या सामान चला गया है, ये देखने के लिए कि ये कहीं किसी कोने में रूट की छिपी हुई वो पड़ी ही तो नहीं है। उसकी एक धोती सूख रही थी जिसको उन्होंने चुनकर उसी खाट पर वैसे ही टांग दिया जैसे वो और दिन टंगी रहती थी। दोनों खाटों को वैसे ही बिछा दिया जैसे और दिनों बिछा करती थी, और जब और कुछ शेष ना रहा तब बेचारा मास्टर अपनी खाट पर आ रहा कि सोई। घर को उस हालत में रखकर जो यहाँ से चली गई है, वो जब आए तो पाए उसकी धरोहर ज्यों की त्यों है। हाँ मई माँ से अधिकतर अनुपस्थित हो जाता और लड़कों में ही अपने को भूलता रहता। घर की सामने आ जाए तो घर को अपनी बाट जोता ही पाए। इस भांति उस घर को वो उपस्थित और संवारे रखता। सुबह और रात जब भी अवकाश हो बालकों में पहुंच जाता। बालक एक रात पढ़ रहे थे, 7 बजे से पढ़ रहे थे, अब न होता होगा, उन्हें नींद आ रही थी। माँ मई पढ़ा रहे हैं। बाकी कहानी लेकर आऊंगा आप लोगों के पास कल।